Welcome back once again. I hope everybody is doing good. So, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में खत्म कर चुके थे. सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का कवर कर चुके हैं. जो हमारे सिलेबस में है, जो जेई मेन के सिलेबस में है ना, वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं. सो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपका एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन दे दूँ पूरे टॉपिक पर. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द वेरी एंड हमने क्या क्या सीखा है इस टॉपिक में, वो मैं एक छोटा सा समरी फॉर्म में, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या की पॉइंट्स आप बोल सकते हैं, है ना. तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में हमने शुरू से लेकर एंड तक पढ़ी है, सो वो डिस्कस करने का टाइम आ गया है. एक रिवीजन के मीडियम से हम आज के लेक्चर में देखते हैं वो सारी चीजें जो हमने इस टॉपिक में पढ़ी है. सो स्टार्ट करते हैं. नंबर टॉपिक में सबसे पहले हमने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, है ना. इमेजिनरी नंबर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो मैं उसे इमेजिनरी नंबर बोलता हूँ. सो स्क्वायर रूट ऑफ -1, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता था वो होता था इमेजिनरी नंबर, जिसको हमने आयोटा, है ना, आयोटा भी पढ़ते हैं. और क्योंकि इसकी स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है तो बेसिकली स्मॉल आई, है ना, स्मॉल आई डॉट इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो स्मॉल आई आयोटा उसको पढ़ते हैं. सो ये हमने पढ़ा. फिर हमने देखा कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है, मतलब इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा. फिर मैंने देखा आयोटा क्यूब का वैल्यू, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू हमेशा होता है 1. ये चार इंपॉर्टेंट वैल्यूज हमने इमेजिनरी नंबर में देखी. आयोटा को आयोटा ही पढ़ते हैं. आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 इज 1, है ना. और एक और इम्पोर्टेंट बात कि 4 का कोई भी अगर मल्टीपल होगा, 4 का अगर कोई भी मल्टीपल होगा तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा इमेजिनरी नंबर की पावर में, हमेशा 1, है ना. सो 4 का कोई भी मल्टीपल, दैट मींस आयोटा की पावर 4n इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. कोई भी इंटीजर रहने दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, है ना, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, है ना. फिर हमने देखा कि कभी भी किसी इमेजिनरी नंबर को नीचे नहीं छोड़ते, है ना. कभी भी आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे. जैसे कभी 3 अपॉन आयोटा लिखा हुआ होगा तो कभी भी इसको नीचे नहीं छोड़ेंगे, इसको ऊपर लाने, उसको ऊपर ले आएंगे, आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये 3 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये -3 आयोटा, है ना. तो ये सब तो बात की बातें हैं. पहले हमने बेसिक में इमेजिनरी नंबर के बारे में ये पढ़ा था, ठीक है. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो इन चारों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा. सो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, है ना. ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिस्कस किया. मैंने आपको जैसा कि बताया कि आयोटा के ऊपर अगर पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा. सो हायर पावर को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे अगर आपको कोई पूछा आयोटा की पावर 103 क्या होगा, सो आपको इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि एक भाग तो पूरा 4 के टेबल में आ जाए और जो रिमेनिंग हो वो बच जाए, है ना. सो 103 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 3, क्योंकि 100 4 के टेबल में आता है. फिर बाद में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा की पावर 3. आयोटा की पावर 100 1 होगा क्योंकि 100 4 का मल्टीपल है, तो 1 इंटू आयोटा क्यूब, दैट इज आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, है ना. तो माइनस आयोटा आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से हायर पावर्स कैलकुलेट करते हैं आयोटा की. सो ये तो था इमेजिनरी नंबर के बारे में. फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी, है ना, कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर इस तरीके से है z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है ना. कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करा जाता है, x प्लस आयोटा y. यहाँ पर x जो है वो कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो y है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब छोटी छोटी सी बात होती है इसमें, अगर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, अगर रियल पार्ट जीरो है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, है ना। रियल पार्ट अगर जीरो है तो z क्या होगा, z होगा प्योरली इमेजिनरी। और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो z क्या होगा, प्योरली रियल, है ना, प्योरली रियल। जैसे कि मान लो मैं लिखूं z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा, तो ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी, बिकॉज इसमें रियल पार्ट जीरो है। अगर मैं लिखूं z इज इक्वल्स टू -6, तो ये क्या है, प्योरली रियल, है ना। तो इस तरीके से, सो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। क्योंकि ये y आयोटा से मल्टीप्लाई है इसीलिए ये इमेजिनरी बन गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। जैसे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 मान लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1, और z2 है x2 प्लस आयोटा y2, तो इनका एडिशन जब मुझे करना होगा तो मैं रियल को रियल के साथ जोड़ूंगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ूंगा। जब मुझे इसका सब्ट्रैक्शन करना होगा तो रियल को रियल से घटाऊंगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी से घटाऊंगा। जब मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा वो मैंने आपको बताया ही है ना, है ना। z1 इंटू z2 करेंगे तो सिंपली जैसे हम बचपन से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, इस तरीके से, है ना। सो इसका मल्टीप्लीकेशन बेसिकली, इससे हम क्या सीखते हैं कि जब भी हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमेशा किस फॉर्म में आना चाहिए, x प्लस आयोटा y फॉर्म में ही आना चाहिए। सो इसको जब हम करेंगे तो आ जाएगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है जो होती है -1, तो ये हो जाएगा -y1 y2, है ना। तो अब ये इस तरीके से दिखेगा x1 x2, और ये बन गया -y1 y2। तो इसको मैं एक साथ लिखता हूँ क्योंकि ये रियल पार्ट है, इसमें कहीं आयोटा नहीं है और इसमें से आयोटा कॉमन है। सो इसको लिखने का तरीका देखिए, x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। सो ये पार्ट तो हो गया रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट, z1 इंटू z2 का रियल पार्ट, और ये पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। इसी तरीके से ये तो मल्टीप्लीकेशन है, और मैंने आपको डिवीजन भी सिखाया था। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवीजन करते वक्त हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो हमने 8th 9th में सीखा था, दैट इज रैशनलाइजेशन, है ना। तो अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है, सो मैं इस तरीके से, मतलब z1 अपॉन z2 करना है मुझे। सो क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2। तो मैंने इसको रैशनलाइज किया, तो हो जाएगा x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस आयोटा y2, है ना, ठीक है, इस तरीके से। सो इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देखिए ये क्या है, x2 प्लस आयोटा y2, ये है x2 माइनस आयोटा y2। हमेशा याद रखना कि x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा y is always equals to x square plus y square। ये नियम हमेशा याद रखने का कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट में आगे बताने वाला हूँ, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना होता है। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, हमेशा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हमेशा याद रखना, ये पॉइंट, ठीक है। सो अगर ये याद है तो यहाँ देखिए x2 प्लस आयोटा y2 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस आयोटा y2।
तो ये क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, है ना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ऊपर के पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया, z1 इंटू z2 को जैसे मल्टीप्लाई किया ना इसको इससे, वैसे इसको इससे करना, नीचे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आपके पास है, फिर सेपरेट कर देना रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी, है ना। तो इस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो conjugate of z is equals to x plus iota y। जब भी हम कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सिंपली इमेजिनरी पार्ट के साइन को, है ना, इमेजिनरी पार्ट के साइन, इमेजिनरी पार्ट का क्या साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका उल्टा कर दीजिए आप, है ना। रियल पार्ट का साइन सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। सो अगर मैं इसके कॉन्जुगेट की बात करूंगा तो इसके ऊपर z के ऊपर ऐसे एक लाइन, जो कि क्या बोलेंगे हम, z बार। तो z बार क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ z, जो कि क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉन्जुगेट। अब हमेशा याद रखना कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, बिकॉज x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करा जाता है ना। जब भी मैं z प्लस जेड बार करूंगा, है ना, जब जब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो देखो आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, है ना। इसी तरीके से जब मैं इसको घटाऊंगा, जब मैं इसको इससे घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा वाई। तो मैं लिख सकता हूं इसको 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना। y लिखो या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखो, x लिखो या फिर रियल पार्ट ऑफ z लिखो, ये लिखना थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में। तो ये हमने कॉन्जुगेट में पढ़ा था, है ना। तो ये था कॉन्जुगेट की बात, इसकी हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, है ना। फिर हमने बात करी थी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, मतलब अगर मान लो z1 इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 लिखा हुआ है x2 प्लस आयोटा y2, और मैं बोलना चाह रहा हूं z1 बराबर z2, है ना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल if their real parts are equal and their imaginary parts on comparing we will get same, है ना। if the imaginary part compare करने पर सेम आ रहा है और रियल पार्ट भी कंपेयर करने पर सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, इक्वल है। सो when z1 बराबर z2, z1 z2 के बराबर तभी होगा जब when x1 should be equals to x2 and y1 should be equals to y2। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 should be equals to real part of z2 and imaginary part of z1 should be equals to imaginary part of z2, ठीक है। तो ये है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट के बाद हमने सीखा कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका स्क्वायर रूट मतलब हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, यानी स्क्वायर रूट ऑफ z। सो हमेशा मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट भी किस फॉर्म में आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही आएगा। तो हम कैसे इसकी स्टार्टिंग करते थे कि मान लेते थे कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो मैं उसको a प्लस आयोटा बी मान लेता था, है ना। स्क्वायर रूट हम इसी तरीके से निकालते थे, आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं।
पुराने लेक्चर्स जो मैंने दिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, सो उसमें आपको स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक मिल जाएगा। सो मैं आज वापस डिस्कस करवा रहा हूँ क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है। सो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही आएगा। फिर स्क्वायर रूट को हटाने का क्या इलाज होता है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो ये हट जाएगा, सो एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, है ना। सो यहाँ से हो गया ये x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2ab भी लिख सकते हैं इसको, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। सो देखिए ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो x हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, और यहाँ प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ आयोटा, यहाँ भी आयोटा, तो y की जगह कौन बैठा है? 2ab बैठा है ना। इन दो इक्वेशन से हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा हम यहाँ पे डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा था कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक क्वेश्चन के मीडियम से मैं आपको समझा देता हूँ या वापस बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना है z इज इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस 4 आयोटा, और मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ z, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा निकालना है। तो मैं मान लूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा मान लिया जाए कि क्या है? a प्लस आयोटा b है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, जो कि होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2ab। मैंने आपको बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो इसमें देखिए रियल पार्ट ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के स्क्वायर हो 3 के बराबर होगा। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 3 के बराबर, यहाँ माइनस साइन है यहाँ प्लस साइन है, कोई बात नहीं। तो 2ab किसके बराबर हो गया? -4 के बराबर हो गया। सो 2ab इज इक्वल्स टू -4, तो मैं कह सकता हूँ ab इज इक्वल्स टू -2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और b इज इक्वल्स टू -2 अपॉन a, ये भी कह सकता हूँ, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है ना। अब मैं क्या करता हूँ? b इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, a इज इक्वल्स टू -2 अपॉन b, है ना। आपकी मर्जी है कैसा भी लिखना चाहो। मैंने इसको लिख दिया b इज इक्वल्स टू -2 अपॉन a। अब मैं इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये ऐसा दिखेगा, a स्क्वायर माइनस b हो जाएगा -2 अपॉन a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 4 upon a square is equals to 3. That means a raised to 4 minus 4 is equals to 3a square. That can be written as a raised to 4 minus 3a square minus 4 is equals to 0. है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आपको। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a raised to 4 हो जाएगा, फिर ये इधर भी चला जाएगा। तो अब ये ऐसा दिखा। तो ये तो 4 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। इसको क्वाड्रेटिक की तरह बनाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए पुट करता हूँ a स्क्वायर को m, है ना। n भी कर सकते हो, a b c d जो चाहो कर, नहीं a छोड़कर जो चाहो वो अल्फाबेट मान लो। मैंने m मान लिया, a स्क्वायर को जैसे ही मैंने m माना तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? a रेज टू 4 हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा -3m -4 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये क्वाड्रेटिक दिख रही है, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो सॉल्व करने पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, -4m प्लस m -4 इज इक्वल टू 0। m कॉमन आकर m -4 देगा, प्लस 1 कॉमन आकर m -4 देगा, इज इक्वल टू 0, जिससे आया m का वैल्यू या तो 4 होगा या फिर -1 होगा। चेक कर लीजिए, है ना। तो m का वैल्यू या तो 4 आएगा या फिर -1 आएगा। अब m है क्या? m तो मैंने क्या माना था? m मेरा क्या था? a स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर या तो 4 होगा या फिर
ए स्क्वायर -1 होगा। क्या आपने कभी भी किसी भी चीज के स्क्वायर को -1 होते हुए देखा है? कि कभी भी किसी भी चीज का स्क्वायर -1 नहीं आ सकता, हमेशा किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो ए स्क्वायर -1 यहाँ कर देना, इम्पॉसिबल है ना, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ए स्क्वायर 4, हाँ ये पॉसिबल है। तो ए स्क्वायर अगर 4 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-2 हो जाएगी। अगर ए स्क्वायर 4 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 वैल्यूज आएंगी ना भाई, क्योंकि ए के ऊपर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आएंगे। तो ए की वैल्यू +-2 हो गई, है ना। अब ए की वैल्यू आ गई तो बी भी पता चल जाएगा, बी था -2/a। ठीक है। सो ए का वैल्यू जब 2 होगा तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डाल दो यहाँ पर 2, तो -2/2 कितना हो गया? -1। ठीक है, एक सेट तो ये आ गया हमारे पास। जब ए का वैल्यू 2 हुआ, बी का वैल्यू -1 हुआ। और जब ए का वैल्यू -2 होगा तो बी का वैल्यू 1 होगा। देखो, कॉमन सेंस की बात है ना। डाल के भी देख लो आप यहाँ पर, है ना। हमारे पास ए बी आ गया, यहाँ पे डाल देंगे हम, तो हमें अब स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। तो जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 सेट आएंगे आपके पास, देखो ना, एक तो ये, एक ये। सो ए प्लस आयोटा बी, ए क्या है? 2, बी क्या है? -1। तो डालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 माइनस आयोटा, है ना। और दूसरा सेट क्या है? a -2 b1, दूसरा आ गया -2 प्लस आयोटा। सो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों स्क्वायर रूट हो गए इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 आयोटा, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, है ना। तो ये था स्क्वायर रूट के बारे में। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाला जाता है। तो अगर z इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y, तो मुझे इसका मॉड्यूलस चाहिए, है ना। मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस ऑफ z ऐसे बनाते हैं ना। ये दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर z है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड्यूलस ऑफ z। और मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करना है हमें? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली हमें मॉड्यूलस निकालने के लिए रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको निकालना है z इज इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा का स्क्वायर का मॉड्यूलस, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो आंसर हो जाएगा 5, है ना। क्योंकि 9 + 16 25 होगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉड्यूलस निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉड्यूलस के बाद मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंट, है ना। आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड भी पढ़ा जाता है उसको। और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आर्ग्यूमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था। आर्ग्यूमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, इस पे तो हमारे 3-4 लेक्चर्स थे, तो आप लेक्चर को ध्यान से देख सकते हैं, तो वहां पे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अगर कोई z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y है, सो इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं हम tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x, ये फॉर्मूला था, है ना। मैंने आपको बताया था ड्रॉ करके आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। ये कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे लिया था, पॉइंट को दिया नाम x, y, पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन किया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाली लेंथ हो गई x, ये वाली लेंथ हो गई y, इसमें मार दिया यहाँ पर एंगल थीटा, है ना। तो ये वाली साइड हो जाएगी लॉन्गेस्ट साइड, ये हो जाती है √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ये तो क्या होता था? मॉड्यूलस ऑफ z, है ना, जिसको मैं स्मॉल r से भी नाम देता हूँ, इसको मैं r भी बोल सकता हूँ, है ना।
तो इस तरीके से हमने टेन थीटा वाई बाई एक्स निकाला था। और मैंने आपको बताया था ये टेन थीटा एंगल, बेसिकली आर्ग्यूमेंट जो होगा थीटा वो हमेशा एंगल के फॉर्म में आएगा। और वो एंगल पता करने के लिए मैंने आपको इलाज इसका बता ही रखा है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स और वाई को देखना है कि ये दोनों, है ना, ये दोनों कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आर्ग्यूमेंट भी आएगा 0 से 90 के बीच में। अगर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, आर्ग्यूमेंट आएगा 90 से 180 के बीच में। अगर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, आर्ग्यूमेंट आएगा 180 से 270 के बीच में। और अगर एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट 270 से 360 के बीच में आता है। तो ये हमने आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ा। आर्ग्यूमेंट के बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकाली जाती है ना। सो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कोई पोलर फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म बता रहा हूं अब मैं आर्ग्यूमेंट के बाद। तो पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई की। सो वहां पे हम वही आर्ग्यूमेंट वाले कॉन्सेप्ट से x, जब हमने cos थीटा निकाला था, ना हमने वहां पर, वो आया था x अपॉन आर, और साइन थीटा आया था हमारा y अपॉन आर। उससे मैंने बोला x को r cos थीटा और y को r साइन थीटा। ठीक है। सो अब x की जगह मैंने लिख दिया r cos थीटा, और y की जगह मैं लिख दूंगा r साइन थीटा। दोनों में से r कॉमन है, ब्रैकेट लगा के cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना ये। तो ये होता है पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म अगर बतानी है तो वो हमेशा r एंड थीटा के फॉर्म में आएगी। r मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, cos थीटा साइन थीटा आपको एम्पलीट्यूड से मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने पोलर फॉर्म डिस्कस की थी। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई क्या था, z इज इक्वल्स टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब ई से डिनोट करते हैं। कैसे बताते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंपली आर को मल्टीप्लाई कर दो ई की पावर आयोटा थीटा से। आर क्या है आपको पता ही है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड आई मतलब आयोटा। ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताते हैं। तो ये पोलर फॉर्म था और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताया। ये दोनों बेसिस कवर करने के बाद, है ना, ये पोलर फॉर्म भी करने और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद मैंने आपको बताया था डी मॉइवियर्स थ्योरम। तो डी मॉइवियर्स थ्योरम क्या था? सो डी मॉइवियर्स थ्योरम, डी मॉइवियर्स ने ये बोला था कि अगर ऐसा लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये आपको तभी लिखना है जब कैसा हो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा नहीं होना चाहिए। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है तो डी मॉइवियर ने बोला कि आप उसको इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये भी एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रूल था, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर निकालने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये था डी मॉइवियर्स रूल, है ना। डी मॉइवियर्स थ्योरम के बाद हमने क्या सीखा था? डी मॉइवियर्स थ्योरम के बाद हमने सीखा था कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर कैलकुलेट की जाती है। जैसे अगर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मुझे निकालना है z की पावर n, मतलब x प्लस आयोटा y की पावर n, है ना। इस टॉपिक का नाम क्या था? पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर निकाली जाती है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था? z की पावर n इज इक्वल्स टू r की पावर n मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो इस फॉर्मूले के मदद से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर
निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछे z इज इक्वल्स टू कोई 1 प्लस आयोटा की पावर 10 क्या होगा, तो भाई हम 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ऐसा 10 बार तो करेंगे नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसके लिए फॉर्मूला है, तो z की पावर 10 निकालना है तो क्या हो जाएगा, r की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 10। अब ये r वार निकाल देते हैं, तो r क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करो x प्लस आयोटा y से, तो x 1 है y भी 1 है, सो r का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2, तो r का वैल्यू हो जाएगा √2। So z की पावर 10 is equals to √2 की पावर 10 into cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 10, है ना, इस तरीके से। सो z की पावर 10 √2 की पावर 10, यानी दो बार जब रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 दैट इज 2 4 8 16 32। तो √2 की पावर 10 इज 32। अब हमें निकालना है cos थीटा और साइन थीटा। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम x और y की पोजीशन देख के निकाल लेंगे। x 1 है y 1 है, दोनों पॉजिटिव है, ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। तो बेसिकली हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं cos थीटा, है ना। x क्या है भाई, x है r cos थीटा, सो x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, दैट मीन्स 1/√2 इज इक्वल्स टू cos थीटा। 1/√2 मतलब cos 45 इज इक्वल्स टू cos थीटा। इसको कहीं और भेजने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर 45 ही आना चाहिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो cos थीटा आ जाएगा cos 45 प्लस इसी तरीके से साइन थीटा भी निकाल देंगे। सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा r साइन थीटा, दैट मीन्स 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 45 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो cos थीटा आता है ना वही sin थीटा आता है, ये नियम है। पोलर फॉर्म में भी जो एंगल आपके लिए cos के लिए आएगा वही एंगल sin के लिए आएगा, है ना। अगर cos 210 डिग्री आया तो sin भी 210 डिग्री आएगा, cos 60 आया तो sin भी 60 आएगा, है ना। तो ये cos 45 प्लस आयोटा sin 45 हो गया की पावर 10 हो गई। तो अब इसको लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 10 क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 450 प्लस आयोटा साइन 450। अब ये तो 450 हो गया, 360 से बड़ा हो गया, तो 360 से जैसे ही एंगल बड़ा हो जाता है तो मैंने आपको क्या बताया था, 360 का भाग लगा देना इसमें। जब 360 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, 90। 450 का मतलब क्या है, 360 का पूरा चक्कर लग गया और 90 और रह गया, तो जो रह गया वो लिख दो। तो 450 कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इधर लिख देता हूँ। तो z की पावर 10 जो हो गया वो क्या हो गया, 32 मल्टीप्लाई बाय cos 90 प्लस आयोटा साइन 90। अब देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा, आयोटा प्लस 0 कितना होगा, आयोटा। सो आंसर कितना हो गया, 32 आयोटा, है ना। सो इसका मतलब ये है कि 1 प्लस आयोटा को अगर आप 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 32 आयोटा, लेकिन 10 बार आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है। यही तो टॉपिक का नाम है, हायर पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कैसे आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर, बड़ी पावर को कैसे सॉल्व करोगे, वो है फॉर्मूला। z की पावर n इज इक्वल्स टू r की पावर n मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर्स कैलकुलेट करते हैं। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक जो कि था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो तो हमारे जहन में बिल्कुल फ्रेश है क्योंकि अभी हमने 1-2 दिन पहले ही उसको खत्म किया है। सो फिर मैं बता देता हूँ एक बार, है ना। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब, यूनिटी का मतलब 1, 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट निकालना है हमें, मतलब हमें निकालना है 1 का क्यूब रूट, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं
x की पावर 1/3, सॉरी 1 की पावर 1/3 है ना। क्यूब रूट ऑफ 1 मतलब इसको ऐसे भी लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। तो 1 का क्यूब रूट निकालना है तो बेसिकली 3 वैल्यूज आएंगी उसकी, है ना। मतलब अगर x क्यूब 1 है, अगर x क्यूब x इंटू एक्स 1 है, तो x की क्या वैल्यू होगी। तो एक तो 1 आएगी, साथ में 2 वैल्यूज और आएंगी क्योंकि पावर 3 है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसकी 3 वैल्यूज आनी चाहिए। तो वो 3 वैल्यूज कैसे आती हैं, तो वो 3 वैल्यूज कैसे आती हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 को तो मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जैसा दिखे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब a माइनस बी, फिर इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 इज एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये चीज हो गई, दो चीजों का प्रोडक्ट है ना। तो ये 0 के इक्वल है, तो या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देख लीजिए, ये एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। उसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजनरी आएंगे, देखना भी कैसे। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से तो सीधा आ जाएगा 1, है ना। और हमें पता भी है 1 का क्यूब रूट 1 तो आता ही है, तो ये तो निकल ही गया। बाकी दो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे इस क्वाड्रेटिक से। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो ये आ गया मेरे पास -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट के अंदर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -3, और स्क्वायर रूट ऑफ -3 को क्या लिख सकते हैं, √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो क्या वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक आ गई -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई और एक आई, है ना। तो जो क्यूब रूट है यूनिटी के वो क्या क्या आ गए, 1 आ गया, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। सो मैंने आपको ये बताया था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 3 रूट्स निकालते हैं इस तरीके से। 1 इसमें से दिख ही रहा है, रियल है, 1 को तो मैं कोई नाम दे भी नहीं सकता, 1 1 ही रहेगा, है ना। ये दोनों क्या है, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो जब भी मैं यूनिटी के क्यूब रूट की बात करूं तो आपका उत्तर क्या होगा, उसका एक रियल रूट आएगा, 2 इमेजिनरी रूट आएगा, है ना, आए ना। सो 1 को तो कुछ नाम दे नहीं सकते, बाकी इन दोनों रूट्स को, एक को नाम दे दिया था मैंने अल्फा, एक को मैंने नाम दे दिया था बीटा, और फिर मैंने आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके बताया था। और रिलेशनशिप में मैंने ये देखा कि जब मैंने इसका स्क्वायर किया, अल्फा का जब मैंने स्क्वायर किया तो वो आया बीटा के बराबर, ये मैंने करके दिखाया था आपको, आप लेक्चर में देख सकते हैं। और जब मैंने बीटा का स्क्वायर किया तो वो आया अल्फा के बराबर, है ना। तो ये था रिलेशनशिप इन दोनों रूट्स का, है ना। इन दोनों रूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये है एक का स्क्वायर दूसरे के बराबर, दूसरे का स्क्वायर पहले के बराबर, ऐसा आप बोल सकते हैं। फिर हमने एक और बात देखी कि जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो आया 0, ये भी मैंने कल आपको करके दिखाया था। सो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको मैं अगर अल्फा के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तीनों रूट्स का सम 0 है, और जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा तो मुझे 1 मिला था, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं बीटा को अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा का क्यूब इज इक्वल टू 1, ये भी मैंने कल आपको बताया था, है ना, लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया अल्फा बीटा के टर्म्स में। किताबों में, बुक्स में हमें ये टर्म ओमेगा के फॉर्म में दे रखी है, तो किताब में ऐसा दिखेगा आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा इज सिंपली कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है, ओमेगा वही है जो अल्फा है ना। ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है।
तो ये हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में डिस्कस किया। और ये तो हो गया ओमेगा क्यूब। मैंने आपको बोला था ये दोनों नियम, ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेज बोल सकते हो आप इसको। अगर हाइयर पावर निकालनी है, हमेशा याद रखो जो 3 का मल्टीपल होगा, जैसे आयोटा में होता था 4 का मल्टीपल हमेशा 1, तो यहाँ ओमेगा में 3 का मल्टीपल, 3 के पहाड़े में जो भी नंबर आएगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ n बिलोंग्स टू i इंटीजर है। तो जब आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी हो, जैसे ओमेगा की पावर 97 निकालना हो, तो आप क्या करो, 97 के नजदीक में जो नंबर है जो 3 की टेबल में डिवाइड होता है, उसको ऐसे लिख दो, 96 इंटू ओमेगा की पावर 1, ये हो गया 1, 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, ऐसे। ठीक है, तो हाइयर पावर्स भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इस पे बेस तो मैंने कल के लेक्चर में आपको जेई पैटर्न पे क्वेश्चन भी करवाए थे, लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन भी किए थे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हमारे जहन में फ्रेश है। बाकी सारे टॉपिक्स आपके आज के लेक्चर में वापस देख लीजिएगा, रिवीजन के लेक्चर में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपके पास जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं, वो कॉलेज से या तो आप लेक्चर्स स्टार्टिंग से, जो लेक्चर नंबर 1 था मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आप अप्रोच करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा ना। कॉलेज में आप बात कर लें एक बार, है ना, अगर आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है तो वो लेक्चर्स इजीली आपको मिल जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने राइट फ्रॉम दी लेक्चर 1 मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो उनसे तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप ये रिवीजन लेक्चर एक बार और अच्छे से देखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में ये पूरे कंटेंट जो हमने पढ़े हैं, कुल मिला के 10 टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए। तो ये आपका पूरा सिलेबस था जेई पैटर्न के हिसाब से, मेंस और एडवांस में यही पूरा पैटर्न है, यही पूरा सिलेबस है जेई का जो हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। तो कल के लेक्चर में मैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं वापस से कुछ इंपॉर्टेंट जेई एडवांस और मेंस में जो पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स में क्वेश्चंस, वो डिस्कस करवाऊंगा। तो वो लेक्चर भी आप मिस ना करें। और साथ ही साथ उनके साथ साथ मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जिस फॉर्मेट से और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर रिवीजन लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, हैव अ नाइस डे।